Shri Education. नमस्कार दोस्तों, श्री एजुकेशन की तरफ से आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है रवि। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में पढ़ेंगे आधुनिक भारत का इतिहास। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आज से हम ये आधुनिक भारत का इतिहास सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये उसका पहला वीडियो है, ये पार्ट 1 है। दोस्तों, अगर आप हमारे वीडियो फॉलो करते होंगे तो आपने क्रैश कोर्स हमारे देखे होंगे इतिहास पे। क्रैश कोर्स में हमने लगभग बहुत सारा कंप्लीट कर लिया है। प्राचीन भारत के सारे टॉपिक कंप्लीट कर लिए हैं और मध्यकालीन भारत के सारे टॉपिक कंप्लीट कर लिए हैं। अब हम इस योग्य हो चुके हैं कि आधुनिक भारत हम पढ़ सकते हैं, क्योंकि हमें मराठाओं के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन हो गई है, मुगलों के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन हो गई है। तो हम आधुनिक भारत वहाँ से स्टार्ट करेंगे जब यूरोपीय जो कंट्रीज़ है वो भारत में आना स्टार्ट करती हैं, वहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। और बीच बीच में थोड़ी थोड़ी जो डायनेस्टी है छोटी छोटी, उनका यूज़ आएगा, मैं उनके बारे में आपको एक्सप्लेन करता जाऊँगा। ये आधुनिक भारत का इतिहास आपके लिए इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि इतिहास का 50% जो पोर्शन एग्जाम में आता है ना, वो आधुनिक भारत से ही है। कभी कभी इससे भी ज़्यादा आ जाता है। मध्यकालीन और प्राचीन भारत एक तरफ और आधुनिक भारत एक तरफ, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जो अंग्रेजों का शासनकाल है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये हम पूरी डिटेल में पढ़ेंगे आधुनिक भारत का इतिहास। जो क्रैश कोर्स हमारा चल रहा है वो तो चलता ही रहेगा, उनमें भी आधुनिक भारत का इतिहास आएगा। वो क्रैश कोर्स के तरीके से पढ़ेंगे, यहाँ पे हम फुल डिटेल के तरीके से पढ़ेंगे। भारत में जो भी गवर्नमेंट एग्जाम होता है जिनमें हिस्ट्री पूछा जाता है, उनमें उन सभी एग्जामों के लिए ये जरूरी है। सारे पूरा कोर्स इसमें कंप्लीट हो जाएगा। आइए देखते हैं हम स्टार्ट कहाँ से करेंगे कि यूरोपियों का भारत में आगमन। कि जब यूरोपियन कंपनी, जो यूरोप की कंपनी थी, वो जब भारत में आना स्टार्ट हुई, वहां से हम पढ़ेंगे। सबसे पहले जो कंपनी आई थी वो पुर्तगाल की कंपनी थी। पुर्तगाली आए थे सबसे पहले, उसके बाद डच आए थे, फिर अंग्रेज आए थे। सबसे पहले यहाँ पे वो कंफ्यूजन होता है स्टूडेंट्स को। कई स्टूडेंट्स का मानना होता है अंग्रेज आए थे, कई स्टूडेंट्स कहते हैं डच आए थे। तो याद रखिए, सबसे पहले डच आए थे। मैं आपको इसकी पूरी डिटेल ही बताऊंगा, क्योंकि किताबों में कई लिखा होता है 1602 यहाँ लिखा होता है और यहाँ पे 1600 लिखा होता है। तो स्टूडेंट सोच लेते हैं कि अंग्रेज पहले आए थे। अच्छा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। 1600 में तो अंग्रेज की कंपनी को, जो अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी थी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी, इसको परमिशन मिली थी। ये जो कंपनी चार्टेड हुई थी कि ईस्ट साइड में आप व्यापार कर सकते हैं, तो 1600 में इसकी स्थापना हुई थी कंपनी की। वैसे 1602 में हुई थी, मगर अंग्रेज जो पहले आए थे, मैं एक्सप्लेन करूंगा कि डच के बाद एक अंग्रेज आए थे। और ये 1602 जो है, ये भी इनकी कंपनी का जो स्थापना वो ईयर है, वो है ये। उस अंग्रेज के बाद आया था डैनिश आया था। ये बिल्कुल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है डैनिश के बारे में। और इसके बाद आए थे फ्रांसीसी। फ्रांसीसी जो हैं सबसे लास्ट में आए थे, लगभग सबसे पहले ये चले जाएंगे। ये मैं एक्सप्लेन करूंगा आपको, कि थोड़ा बहुत जो रहता है वो एक्सप्लेन बाद में करूंगा मैं, जब इसके बारे में डिटेल में पढ़ूंगा। अब देखिए, पुर्तगाली जो हैं, आप कह सकते हैं कि सबसे पहले आए थे और सबसे लास्ट में जाएंगे। दीव, दमन और जो गोवा में है, 1961 में गए थे ये। मैं भी ये भी एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। तो ये हमें 5 चीज यूरोप के बारे में, कंट्रीज के बारे में पढ़ना है जो भारत में आई थी। तो इनका सीरियल आप पहले याद कर लीजिए। पुर्तगाली पहले आए थे, डच पहले आए थे, उसके बाद आए थे अंग्रेज, उसके बाद आए थे डैनिश, फिर फ्रांसीसी आए थे। देखिए, सबसे पहले पुर्तगाली जो आए थे, पुर्तगाली। ये पुर्तगाल आप मैप में देख सकते हैं रेड कलर का। ये वर्ल्ड मैप आपका ये कोने में है, वर्ल्ड मैप में भी देख सकते हैं। तो ये वाला एरिया है जो यूरोप कंट्री हैं, उनमें से एक जो कोने में है, ये पुर्तगाल है। स्पेन के बगल में ये है स्पेन। तो पुर्तगाली यहाँ से, ये पुर्तगाल है, तो यहाँ से आए थे ये। देखिए, अगर वर्ल्ड मैप में देखें तो ये पुर्तगाल है, ये देख सकते हैं आप, ये पुर्तगाल है। ये वाला छोटा सा एरिया क्या है, पुर्तगाल। आप देख सकते हैं ये पानी का जो रास्ता है, ये यहाँ से भारत आए थे, ठीक है। मैं आपको बताऊंगा कि कहाँ कहाँ रुके थे, कैसे कैसे आए थे, वो अभी बाद में बताऊंगा। पहले ये देखिए, पुर्तगाली आए थे। ये क्यों आए? क्योंकि उस टाइम क्या था, ये आप देख सकते हैं, इटली है। उस टाइम यूरोप में जो था, इटली का व्यापार पूरे यूरोप में फैला हुआ था। लगभग पूरे यूरोप में इटली का व्यापार फैला हुआ था, और कोई भी कंट्री जो है ट्रेडिंग नहीं कर पा रही थी, कोई व्यापार नहीं कर पा रही थी। अगर वो यूरोप को छोड़कर इस साइड जाएं तो इस साइड भी पॉसिबल नहीं था। इस साइड क्योंकि तुर्की फैले हुए थे और जो मिस्र था वो फैले हुए थे, जिसे आप इजिप्ट कहते हैं। इजिप्ट और जो तुर्की थे वो फैले हुए थे, तो इनको प्रॉब्लम हो रही थी। तो उसके बाद क्या हो रही थी कि जैसा कि हम जानते हैं, आविष्कार की जननी है। तो यहाँ के लोगों में ये टैलेंट था, कि यूरोप के लोगों में ये टैलेंट था कि समुद्री रास्ते खोजने में बहुत माहिर थे। उनमें से जो पुर्तगाली लोग थे वो बहुत ही ज़्यादा माहिर थे, क्योंकि वहाँ पे उस टाइम क्या हो रहा था कि दिशा सूचक की खोज हो चुकी थी। दिशा सूचक की खोज उस समय हो चुकी थी। तो
इन्होंने एक्सपेरिमेंट करना शुरू कर दिया, तो उसका यूज़ करना शुरू कर दिया कि हम नई नई जगह खोजेंगे, पानी के उस पार इधर उधर खोजेंगे। तो ये बहुत उस टाइम वो थे। ज़्यादा पीछे ना जाते हुए मैं आपको बताता हूँ कि 1488 में लगभग एक बार्टोलोम्यू डियास नाम का एक पुर्तगाली था, जो कि पुर्तगाल से चलकर आया। उसने जो अफ्रीका जो महाद्वीप है, अफ्रीका महाद्वीप, अफ्रीका में एक जगह का उसने वो खोज की थी जिसको नाम दिया गया केप ऑफ गुड होप। ये बहुत इंपॉर्टेंट जगह है, ये केप ऑफ गुड होप। नाम से ही पता लग रहा है कि मतलब यहाँ से कोई और जगह ढूंढने की होप अच्छी है, तो इसका नाम रखा गया क्या, केप ऑफ गुड होप। तो जो ये रेड कलर का निशान है, इस रास्ते से वो आया था, केप ऑफ गुड होप उसने रखा। तो ये वापस जाने का भी रास्ता है, एक वापस जाने का, एक आने का रास्ता है। तो ये 1488 में बार्टोलोमियो डियास ने क्या किया था, केप ऑफ गुड होप की खोज की थी, जो कि अफ्रीका में है। अब ये देखिए, सबसे पहले ये जान लीजिए कि पुर्तगाल की जो राजधानी है लिस्बन है, ठीक है, ये भी क्वेश्चन आ जाता है। और पुर्तगाल की जो करेंसी है ये यूरो है, तो पुर्तगाल के बारे में हम पढ़ रहे हैं ना। तो ये है 1488 के बाद 4 साल के बाद क्या हुआ, 1492 में एक इटली का वो पर्सन था जिसका नाम था कोलंबस, आप जानते हैं। तो स्पेन वालों ने क्या किया कि कोलंबस पे पैसे लगाए। कोलंबस यानी इटली का था, और स्पेन देश ने क्या किया, कोलंबस पर पैसे लगाए, क्योंकि कोलंबस उस समय जो खोज करने में माहिर था, मतलब नई नई जगह की खोज करने में बहुत माहिर था। स्पेन वालों ने पूरा पैसा लगाया कि आप नई जगह खोज के लाइए। तो कोलंबस ने कहा ठीक है, चल देते हैं। मैं ये डिटेल में आगे बताऊंगा, मैं वैसे आपको ओवरव्यू बता रहा हूँ कि स्पेन वालों ने कहा भैया जाओ खोज के लाओ जगह। उन्होंने बता दिया था कि उन्होंने सुना था कि एशिया महाद्वीप में बहुत सारी ऐसी जगह है जहाँ पे एक देश है भारत, भारत के नाम सुना था उन्होंने कि वो सोने की चिड़िया है। वहाँ पे जो तुर्की थे वो आक्रमण कर रहे थे, दिल्ली सल्तनत तो ऐसी हुई ना, तो तुर्की थे वो सब सामान चीजें लूट उट के ले जा रहे थे, ये वो। तो उन्होंने सुना था कि वहां पे अच्छा व्यापार हो सकता है। तो फिर कोलंबस निकल दिया 1492 में भारत की खोज में, एशिया की खोज में। वो गलती से भारत की खोज की करने की बजाय ये अमेरिका में पहुंच गया, तो इसलिए कहा था 1492 में कोलंबस ने किसकी खोज किया, अमेरिका की। अमेरिका की खोज किसने की है, कोलंबस में। एक क्वेश्चन ये है कि पूछा जाता है अमेरिका खोज करने वाला कौन है, कोलंबस। ये गलती से की थी उसने, वो खोज करने गया था इंडिया की, मगर उसने खोज कर दी किसकी, अमेरिका की। उसके बाद देखिए वास्को डिगामा नाम का एक व्यक्ति था जो पुर्तगाली था, वो खोज करने आया एशिया महाद्वीप की, मतलब व्यापार के सिलसिले में। तो वो आया, तो देखिए इस रास्ते से आया था, इस रास्ते से आया। सबसे पहले उसको तो वहां तक का रास्ता पता था, सभी पुर्तगालियों को केप ऑफ गुड होप का रास्ता पता था, क्योंकि ये 1488 में इसकी खोज हो चुकी थी, तो इनका रास्ता यहाँ से पता था। अब जब यहाँ पहुंचा, ये केप ऑफ गुड होप पहुंचा, तो इसको यहाँ एक गुजराती मिला, जिसका नाम था इबन मजीद। इबन मजीद, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आप कहानी सुन के ये भूल जाइए। उसके बाद ये नाम इसका नहीं पूछा जाता। इसको गुजराती मिला इबन मजीद, जो इसको ले गया कहाँ पे, भारत में ले गया। हम जानते हैं ये कालीकट पे आया था, आगे मैं डिटेल में बताऊंगा, सबसे पहले वैसे बता रहा हूँ, ठीक है। कालीकट में आया, फिर उसके बाद ये मसाले वसाले लेके, काली मिर्च मिर्च लेके, जड़ी बूटियां लेके, फिर इस रास्ते से वापस आया था, इस रास्ते से वापस आया था, ठीक है। तो भारत की खोज किसने की थी, वास्को डिगामा ने की थी। कब की थी, 1498 में। आइए डिटेल में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कौन आए थे, पुर्तगाली आए थे। सबसे पहले ये क्वेश्चन पूछा था 1492 में कोलंबस इंडिया की खोज करता हुआ कहाँ पहुंच गया, अमेरिका पहुंच गया। तो अमेरिका खोज किसने की, 1492 में कोलंबस ने की है। उसके बाद देखिए व्यापारिक खोज में पुर्तगाली सबसे आगे थे, व्यापारिक खोज में पुर्तगाली क्या थे, सबसे आगे थे। और 1498 में वास्को डिगामा ने भारत की खोज की, वह केप ऑफ गुड होप के रास्ते से भारत गया था। हमने बताया ना आपको, केप ऑफ गुड होप पे गया, वहां पे इबन मजीद इसको गुजराती मिला, वो इसको भारत पे ले गया। और आपको हमने बता दिया 1488 में केप ऑफ गुड होप की खोज किसने की थी, बार्टोलोमियो ने की थी। ये हमने आपको मैप दिखाई दिया कि बार्टोलोमियो ने की थी। और ये भी हमने आपको बता दिया कि यहाँ से चला, पुर्तगाल से चला, यहाँ पहुंच गया, कहाँ पे, कालीकट में पहुंचा। इंडिया में कौन सी जगह पे उतरा था, कालीकट में गया था, ठीक है। देखिए वास्को डिगामा कालीकट पर कब पहुंचा था, 20 मई 1498 पर पहुंचा था। कालीकट को कोझिकोड भी कहते हैं, कोझिकोड, जो कि केरल में है, ठीक है। तो कालीकट में उतरा, कोझिकोड में उतरा, या केरल में उतरा, केरल पे ये उतरा, मतलब उतरा क्या, पानी वाली जहाज से गया था। उसका देखिए वहां का एक राजा था, लोकल राजा जमोरियन,
ने उसका बहुत ही अच्छे से स्वागत किया, बहुत ही ट्रेडिशनल तरीके से स्वागत किया, अपने तरीके से स्वागत किया। उसमें देखिए जेमोरिन का नाम जेमोरिन नहीं था, जेमोरिन का नाम जो पुर्तगाली वहां आए थे ना, जिन्होंने लिखा अपनी किताब में, उन्होंने उसका नाम जेमोरिन लिखा है, क्योंकि वो हिंदू राजा था, उसका नाम ये पढ़ नहीं पाते थे, उसका नाम ये प्रोनाउंस नहीं कर पाते थे। उसका नाम इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए, समूथरी टाइप का था, समूथरी ऐसे कुछ कहते हैं, समूथरी। ठीक है, तो ये कहा जाता है समूथरी, मगर जेमोरिन जेमोरिन ये बोलते थे उसको, तो नाम उसका क्या रख दिया, जेमोरिन ही रख दिया है। उसने बड़े ही ट्रेडिशनल तरीके से स्वागत किया। अब इनको विश्वास नहीं हो रहा था, वास्को डी गामा और इनकी टीम जो थी, वास्को डी गामा को विश्वास नहीं हो रहा था कि कोई इतनी अच्छे स्वागत थोड़ी कर सकता है, कि उन्हें डर लग रहा था कि ये इनको कुछ करेंगे। क्यों डर लग रहा था? क्योंकि इनके रास्ते में इतनी अड़चने आई थी, 97 से चले थे, 1497 से चले थे, 1498 में पहुंचे। इनके रास्ते में इतनी अड़चने आई थी कि इनको विश्वास नहीं हो पा रहा, किसी भी भरोसा नहीं कर रहे थे। तो जो जेमोरियन थे, इनको इनका स्वागत किया। इसके बाद इनको ले गए मूर्ति, अपने मंदिर पे ले गए, जहाँ पे एक देवी की मूर्ति थी। तो वास्को डी गामा को गलतफहमी हो गई कि ये जो मूर्ति है ईसा मसीह की माता की मूर्ति है शायद। तो उनको विश्वास हो गया, गलती से ही सही, मगर विश्वास हो गया कि हाँ ये हमारे ही लोग हैं, ये भी ईसाई हैं, क्योंकि भाषा समझ पाते नहीं थे। देखिए ये जेमोरियन की फोटो है, ये जो बैठा हुआ जेमोरियन है, ये जेमोरियन वहां उस समय कैमरे तो बने नहीं थे, कैसे बन गई ये फोटो? तब जो पुर्तगाली थे उनमें कोई आर्टिस्ट भी तो होगा, उन्होंने पेंटिंग वेंटिंग बनाई, तो इस तरीके से ये पता लग गया कि हाँ ये जेमोरियन था। तो देखिए ये बहुत ही ट्रेडिशनल तरीके से स्वागत किया था। ये देखिए इनकी टीम है, ये वो है, और ये जेमोरियन राजा ने बहुत ही अच्छे स्वागत किया था। अब देखिए वो वास्को डी गामा पहुंच गया। वास्को डी गामा वहां आया तो क्या किया उसने सबसे पहले उसने क्या किया, वहां से मसाले और काली मिर्च और बहुत सारी जड़ी बूटियां, ऐसा कहा जाता है कि मसाले वसालों मतलब उठा के ले गया था वो। ठीक है, ले गया और उसने उसका व्यापार किया, उसको 60 गुना मुनाफा हुआ। कि मतलब अगर 100 रुपए का यहाँ सामान ले गया ना, तो 6,000 का उसने बेचा, तो मतलब 60 गुना लाभ हो रहा था, तो बहुत लाभ हो रहा था। तो उसको हड़कंप मच गया, मतलब उसने हर जगह एक्साइटेड हो गया, हर जगह बताने लग गया अपने दोस्तों को कि भाई यहाँ एक देश है भारत नाम का, इंडिया नाम का, मतलब अपनी भाषा में कुछ भी कहा होगा, मैं आपको समझा रहा हूँ, इंडिया नाम का देश है, तो वहाँ पे खतरनाक है यार, वहाँ पे तो अच्छी अच्छी फायदा हो जाएगा हमारा, कम टाइम में अमीर हो जाएंगे हम। तो सबसे पहले उसने किसको बताया था? पेड्रो अल वर्स कब्राल नाम का एक व्यक्ति था, जिसने ब्राजील की खोज की थी, वो पुर्तगाली था। अगर मैं यहाँ लिख दूं पेड्रो अल वर्स कब्राल, तो पेड्रो अल वर्स कब्राल जो है ये पुर्तगाली थे, इन्होंने ब्राजील की खोज इसने की थी। तो ऐसे मतलब मैं बताया ना मैंने आपको कि जो पुर्तगाली थे ये खोज करने में माहिर थे इधर उधर की, तो इन्होंने ब्राजील की खोज की थी, इसने इसको बताया अच्छा ये है। तो फिर पुर्तगाली सरकार को ऐसे पता लगा, तो उन्होंने क्या किया उसके बाद, तो कोचीन में उन्होंने फैक्ट्री डाल दी। तो पुर्तगालियों ने कोचीन में अपनी पहली फैक्ट्री डाली थी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पुर्तगालियों ने सबसे पहली फैक्ट्री कहाँ डाली थी? अपनी कोचीन में डाली थी। देखिए आप मैप देख सकते हैं, ये कालीकट है, यहाँ पे वो आया था, और उसके नीचे यहाँ पे ये कोचीन है। ठीक है, ऐसा कहा जाता है कि 1500 ईस्वी में डाली थी, 1500, कहीं कहीं आपको 1502 मिल जाएगा, कई इतिहासकार ऐसे बोलते हैं, तो इसके लिए कंफ्यूज नहीं है, कोई पूछता नहीं डेट, 1500 है या 1502, ज्यादातर जो आपको मिलेगा 1500 मिलेगा। वो कोचीन में इन्होंने 1500 में लगभग अपनी पहली फैक्ट्री डाली थी। और वास्को डी गामा अपने जीवन में 3 बार भारत आया था। जब लास्ट बार भारत आया था, इसको गवर्नर बना दिया था पुर्तगालियों ने। उसका देखिए पुर्तगालियों की फैक्ट्री लग गई, तो पुर्तगालियों ने क्या किया, यहाँ पे अपना फैला दिया पूरा। उसके बाद 5 साल के बाद किया गया, फैक्ट्री बनने के 4-5 साल बाद क्या किया, उन्होंने अपना गवर्नर एक स्थापित कर दिया। तो पहले क्या होता था, गवर्नर बनाते थे। तो किसको 1505 में गवर्नर बनाया? बहुत इंपॉर्टेंट है, फ्रांसिस्को द अल्मेडा को। फ्रांसिस्को द अल्मेडा को क्या किया इन्होंने? गवर्नर बना दिया। तो भैया ये गवर्नर बन गया था, तो इसने क्या किया, ये तट जो हमारा ये आप देख रहे हैं, ये पश्चिमी घाट है ना, ये भारत का पश्चिमी घाट है, तो पश्चिमी घाट पे ये कब्जा शुरू कर दिया इन्होंने। ऊपर जाते रहे, ऊपर जाते रहे। भैया ऊपर जाएंगे तो पहले से भी किसी का राज है तो उनको दुख तो होगा, उनको गुस्सा तो लगेगा। तो इसके बाद क्या हुआ, 1505 के बाद 3 साल के बाद या 4 साल के बाद 1508 में, तो जैसे जैसे ये ऊपर जा रहे थे, तो जो वहाँ के लोकल राजा थे उनको अच्छा नहीं लग रहा था। तब उस टाइम जो गुजरात का एक लोकल राजा था, महमूद बेगारा जिसका नाम था, और वहाँ पे आपको बताया कि तुर्की और जो मिस्र के, इजिप्ट के लोग हैं, वो भी तो व्यापार कर रहे हैं, तो उनको भी अच्छा नहीं लगेगा। तो इन्होंने एक वो बनाया, गुट बनाया कि जो महमूद बेगारा और जो तुर्की का सुल्तान वहाँ पे था और इजिप्ट के जो सुल्तान थे, उन्होंने एक गुट बनाया और
हमला कर दिया। 1508 में लड़ाई कर दी किसके साथ? इनके साथ, पुर्तगालियों के साथ। उस लड़ाई को चोल का युद्ध कहा जाता है, बैटल ऑफ चोल, बैटल ऑफ चोल का युद्ध कहा जाता है, जिसमें क्या थे? महमूद बेगारा जो गुजरात का वो था, और तुर्की का सुल्तान, और इजिप्ट मतलब मिस्र का सुल्तान था, वो एक तरफ थे। और दूसरी तरफ कौन था? फ्रांसिस्को द अल्मेडा, जो कि गवर्नर, पहला गवर्नर वो था पुर्तगालियों का। तो पुर्तगालियों की बहुत बुरी तरीके से हार हुई। इसी युद्ध में फ्रांसिस्को ने अपना एक बेटा भी खो दिया था। अब उसके एक साल बाद 1509 में एक दूसरा गवर्नर बन के आया पुर्तगालियों की तरफ से, जिसका नाम था अल्फांसो द अल्बरकुक। तो ये आपको याद रखना है, दूसरा ये गवर्नर था जो पुर्तगालियों की तरफ से बन के आया 1509। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इसने क्या किया था? गोवा पे इसने अधिकार सबसे पहले किया था। 1510 में क्या हुआ था? एक बीजापुर का था, वो नवाब था एक, उसका नाम था यूसुफ आदिल शाह। बीजापुर का राजा कौन था? यूसुफ आदिल शाह। इसको इसने हरा कर गोवा इसे जीत लिया था 1510 में। 1510 में इस अल्फांसो द अल्बरकुक जो पुर्तगाली का दूसरा गवर्नर था, इसने किसको हराया था? यूसुफ आदिल शाह को हराया था। और क्या जीता था? गोवा को जीत लिया था। गोवा को इसने 1510 में जीत लिया था। और ये 1961 तक इनका राज रहा इस पे। ये पुर्तगाली यहाँ पे 1961 तक, देश आजाद हो गया तो उसके बाद तक, फिर बाद में हटाया गया। अब पुर्तगाली देखिए, ये पुर्तगाली जो हैं ये बहुत फेमस इसलिए थे क्योंकि ये सबसे पहले प्रिंटिंग मशीन यही लाए थे भारत में। सबसे पहले प्रिंटिंग मशीन जो है भारत में यही लाए थे। तो प्रिंटिंग प्रेस कौन लेकर आया था? यही लेकर आए। एक और ख़राब चीज़ भी लेकर आए थे, तंबाकू भी ये लेकर आए थे। तो पुर्तगाली तंबाकू की शुरुआत भी इन्होंने करवाई थी। तंबाकू की शुरुआत किसने करवाई थी? इन्होंने करवाई थी। उसका देखिए, ये जो मैप है, ये जहाँ पे आपको दिख रहा है ये सब, ये जो जगह है ये इनकी फैक्ट्रियाँ थी। यहाँ पे पूरा इनका राज हो गया था। किनका? पुर्तगालियों का। हमने आपको बताया सबसे पहले वो कैलिकट में आए थे, कैलिकट में आया था, और सबसे पहले उसने क्या किया था? कोचीन में अपनी फैक्ट्री डाली थी। ठीक है, मैंने बताया ना आपको 1502 मिल जाएगा, कहीं 1500 मिल जाएगा, तो यहाँ पे फैक्ट्री डाली थी। उसका धीरे धीरे फैलाते रहे, ये पूरा फैला दिया। ये देखिए, ये पूरा यहाँ पे भी फैला दिया और इधर भी फैला दिया, आप देख पा रहे हैं। तो ये पूरा ये जो हमारा ईस्ट वाला साइड है, यहाँ तक इन्होंने फैला दिया था, जहाँ पे देख रहे हैं आप अभी बांग्लादेश है, ये सब यहाँ तक फैला दिया था इन्होंने अपना। एक चीज ये देखिए कि जो गोवा जीता था इन्होंने, ये जो गोवा जीता था इन्होंने उनसे, यूसुफ आदिल शाह से, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट इनके लिए था। क्योंकि आप देख सकते हैं कि जो हमारा पश्चिमी घाट है, पश्चिमी घाट में ये केंद्र है बीच में, तो यहाँ पर ये रह कर ना, ये चारों बगल, इस साइड भी वो कर सकते थे, इस साइड भी वो देख रेख कर सकते थे, तो यहाँ से पूरा संचालित कर सकते थे। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट था पुर्तगालियों के लिए। तो ये पूरा पश्चिमी घाट में इन्होंने पूरा कब्जा कर लिया था। तो कोई भी इधर उधर आए जाए, मतलब कोई भी समुद्री रास्ते से इधर उधर क्रॉस करे, तो ये उनसे टैक्स भी लेते थे, उनसे कर भी लेते थे ये। ठीक है, अब देखिए ध्यान से सुनिएगा। 1498 में ये आया था वास्को डी गामा। उस समय सोचिए कौन सा टाइम चल रहा था? उस समय भारत पर दिल्ली सल्तनत चल रही थी, क्योंकि 1526 में बाबर आया था ना, तो 1526 से मुगल हुआ, तो उसमें मुगल नहीं था, तो उस टाइम क्या था? दिल्ली सल्तनत चल रही थी। और दिल्ली सल्तनत का जो आखिरी वंश था, लोधी वंश, वो चल रहा था। याद रखिएगा, ये जो पहले पढ़ चुके हैं आप ना, उसको आप मिलाते जाइएगा, तब अच्छा लगेगा, तब मजा आएगा आपको पढ़ने में। तो अब ये याद रखिए, ये चल रहा था। उसके बाद देखिए धीरे धीरे टाइम बीतता गया, 1550 साल हो गए, मतलब 1550 से ऊपर जब हो गए, तो इनका लगभग देख सकते हैं ये पूरा ये हो गया होगा लगभग, ये पश्चिमी घाट में। तब ये जब मुगल भी आते थे ना इधर से, तो मुगलों से भी पैसा लिया जाता था, मुगल से भी पैसा लिया जाता था ये। तो ये सबसे पैसे लेते थे ये। अब देखिए उसके बाद आए डच। अब डच जो है वो नीदरलैंड के निवासी थे। ठीक है, याद रखिए नीदरलैंड के निवासी थे। ये आपके लिए दूसरी जुलाई ने, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। कार्नेलिस द हाउटमैन या हस्तमान भी कहीं लिखा होता है, हाउटमैन या हस्तमान, ये 1596 में आने वाला पहला डच नागरिक था। तो ये वैसे ही है, मैंने बता दिया आपको, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। तो ये आने वाला 1596 में क्या था? पहला डच नागरिक था। अब 1602 में डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। तो याद रखिए 1602 में, जबकि 1600 में हुई थी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। इसकी बाद में हुई है, मगर ये पहले आए थे। देखिए ये आ गए थे उस टाइम। और 1605 में इन्होंने क्या किया था? मसूलीपट्टनम में इन्होंने अपनी पहली फैक्ट्री भी खोल दी थी। मसूलीपट्टनम कहाँ है? मसूलीपट्टनम है जो कोरामंडल जो तट है उनमें एक है,
देखिए यहाँ पे ये मसूलीपट्टनम है, ये है हमारा मसूलीपट्टनम। तो डचों की जो पहली फैक्ट्री थी कहाँ थी? मसूलीपट्टनम। और मसूलीपट्टनम देखिए ये कोरामंडल जो तट है वहां पर स्थित है। कोरामंडल तट है, ये जो पूरा तट है पूर्वी घाट का ये वाला तट है, इसको कोरामंडल कहा जाता है। ठीक है, तो कोरामंडल में यहाँ पे क्या है? मसूलीपट्टनम है। तो मसूलीपट्टनम में इन्होंने डचों जो डच थे इन्होंने पहली फैक्ट्री अपनी खोली थी। उसके बाद देखिए पुलिकट को इन्होंने क्या किया था? अपना हेडक्वार्टर बनाया था। हेडक्वार्टर किसको बनाया? पुलिकट को बनाया था। बाद में इसको चेंज भी कर दिया था, बाद में नागापट्टनम को पकड़ दिया था, नागापट्टनम को। ठीक है, पुलिकट पहले थी, उसके बाद नागापट्टनम को इन्होंने हेडक्वार्टर अपना बनाया था, बाद में बनाया था पुलिकट के बाद। देखिए ये नागापट्टनम है, ये क्या है? नागापट्टनम। ठीक है, पहले तो पुलिकट था, उसके बाद फिर क्या हुआ? ये नागापट्टनम इन्होंने कर दिया। देखिए जैसे पुर्तगाली थे ना, पुर्तगाली मसाले वसाले का व्यापार करते थे, जड़ी बूटियों वाला का। मगर जो ये थे डच थे, ये इस तरीके से व्यापार नहीं करते थे। वो व्यापार करते थे किसका? सूती वस्त्र का व्यापार करते थे ज़्यादातर, कच्चा रेशम का व्यापार करते थे, अफीम, नमक, चावल और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं उसका व्यापार करते थे। ठीक है, नीला शोरा ये सब इसका व्यापार करते थे। ये उनका व्यापार नहीं करते थे जो वो करते थे मसालों वसालों का। और जो सूती वस्त्र है वो डचों के कारण बहुत फेमस हुआ है। भारत का जो सूती वस्त्र व्यापार था ये सबसे ज्यादा डचों ने इसका प्रारंभ किया था। उसके बाद देखिए क्या हुआ होगा कि 1608 के बाद वो भी आ गए होंगे, अंग्रेज भी आ गए होंगे हैं। अंग्रेज भी आ गए उस टाइम, डच भी हैं और उस टाइम पुर्तगाली भी हैं, और एक ही जगह भारत में ही है, तो कुछ तो होगा, लड़ाई झगड़ा तो होगा ही ना। तो फिर क्या होता था कि जो डच ने कुछ जगह पर जो पुर्तगाली कुछ जगह को रिप्लेस करते गए, मतलब जहाँ पे उनका था आधिपत्य वो अपना वहाँ पे फैलाते गए धीरे धीरे। और अंग्रेज भी आ गए तो संघर्ष होगा, तो अंग्रेजों के साथ इनकी लड़ाइयाँ भी होनी शुरू हो गई। तो उसके बाद में क्या हुआ? 1667 में एक डील हुई कि अंग्रेजों के साथ डील क्या हुई? अंग्रेजों और डचों की, ये बच्चों लिख रहे हैं डच हैं, ठीक है, डचों की डील हुई के बीच एक डील हुई कि आप इंडिया ले लो। डचों ने कहा कि आप इंडिया संभालो अंग्रेजों को, और हमें इंडोनेशिया दे दो। ठीक है, किसने कहा? डचों ने कहा हमें इंडोनेशिया दे दो, जो कि बगल में ही है। इंडोनेशिया दे दो, आप इंडिया संभालो। क्योंकि देखिए उस टाइम वो एशिया के लिए रवाना हुए थे ना, पुर्तगाली भी एशिया के लिए रवाना हुए थे, और डच भी और अंग्रेज भी। तो बगल में एशिया में इंडोनेशिया जो है, इंडोनेशिया पर भी इन्होंने अपना अधिकार कर लिया था। वहां भी जैसे भारत में हो रहा था ना, वैसे इंडोनेशिया में भी हो रहा था। मगर दिक्कत क्या है कि हम तो भारत के हैं, हमें भारत में परीक्षा देनी है, एग्जाम देने हैं, तो हम तो भारत में जो हुआ वही तो देखेंगे। अब जो इंडोनेशिया के लोग हैं, अब वो जो जो वहाँ के स्टूडेंट है वो पढ़ेंगे कि हमारे इंडोनेशिया पर किसने किसने आक्रमण किया था, वो देखेंगे। वो हमें नहीं लेना देना उसका कुछ। ठीक है, हमें भारत का लेना देना कि भारत में यूरोपियों ने कैसे कैसे किया। तो वहाँ पे भी संघर्ष चल रहा होगा, तो उस वजह से इन्होंने कहा होगा कि 1667 में डील हुई कि अंग्रेजों ने कहा कि ठीक है भैया, कोई दिक्कत नहीं, हम वो इंडोनेशिया आप ले लो, हम ये दे दो। मगर हम जानते हैं अंग्रेज जो थे दगाबाज थे, तो उन्होंने पता नहीं क्या क्या किया होगा। उसका देखिए अंग्रेजों और डचों के एक बहुत खतरनाक युद्ध हुआ था जिसे कहते हैं बेदरा का युद्ध। बेदरा का युद्ध कब हुआ था? 1759 में हुआ था। देखिए 1759 याद रखिए, 1759 में हुआ था। इसके पहले बहुत सारी घटनाएं हो चुकी है, 1757 में भी बहुत सारी घटनाएं हो चुकी हैं। जानते 1757 तो बहुत मेन है, जैसे प्लासी का युद्ध हुआ था ना, ये सब हो चुका है। इसके बाद मैं केवल डच और इंग्लिश की बात कर रहा हूँ, अंग्रेजों की बात कर रहा हूँ, इसलिए बता रहा हूँ। अंग्रेजों को हम बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, इसलिए मैं आपको पहले बता दे रहा हूँ कि जो डचों ने और अंग्रेजों के बीच क्या क्या हुआ था, वो पहले की जो बातें हैं 59 में, ये बता दे रहा हूँ। ठीक है, इसके पहले बहुत सारी घटनाएं हो चुकी हैं, अंग्रेज पावरफुल हो चुके हैं। तो 1759 में बेदरा के युद्ध में बेदार कर दिया अंग्रेजों ने किसको? डचों को बेदार कर दिया, भगा दिया। तो बुरी तरीके से हराया था। उसके बाद लगभग जो है डच का यहाँ से गायब होना शुरू हो गया। तो 1759 के बाद जो डच थे वो भारत में नहीं रहे, वो उनका वहां से पलायन होना शुरू हो गया था। अब कब तक पलायन हुआ था ये आपको याद नहीं करना, ये आपको समझना नहीं है। बस 1759 में बेदरा का युद्ध हुआ था, उसके बाद पावर ओवर उनके पास छीन ली। अब थोड़े बहुत थे, सामान समून बोरिया बिस्तर उठाने में टाइम तो लगेगा, तो उसके बाद चले गए डच। तो इस वीडियो में हमने पढ़ा कि पहले पुर्तगाली आए, पुर्तगालियों ने क्या क्या किया, फिर डच आए वो किया। इसके बाद वाले वीडियो में देखेंगे कि इसके बाद हम जानते हैं अंग्रेज आए थे, अंग्रेजों के बाद डेनिस आए थे, फिर फ्रांसीसी आए थे। तो हम ऐसा करेंगे
कि हम आपको बता देंगे कि अंग्रेज कब आए थे, इन्होंने फैक्ट्री वैक्ट्री कहाँ लगाई थी स्टार्टिंग में, ये थोड़ा बहुत बता देंगे। उसके बाद डायरेक्ट हम चले जाएंगे डेनिश और जो हमारे फ्रांसीसी हैं, डेनिश डेनमार्क से आए थे, जो फ्रांसीसी तो फ्रांस सिंपल ही है, तो इनके बारे में आपको बता दूंगा। थोड़ी थोड़ी बातें आपको याद रखनी है जो एग्जाम में पूछी जाती हैं, वो आपको बता दूंगा। उसके बाद अंग्रेजों के ऊपर ही पूरा है, पूरा जो आधुनिक भारत अंग्रेजों के ऊपर है, तो वो हम अलग से पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये इसका पहला वीडियो था। इसके जो दूसरा वीडियो होगा वो आप देखना ना भूलिए। मैं जल्दी से जल्दी सारे वीडियो अपलोड कर दूंगा। अगर अच्छा लगे आपको प्लीज़ लाइक कीजिएगा, अगर अच्छा लगे तो कमेंट करके बताइएगा, ताकि मैं बहुत जल्दी आपके लिए मैं वीडियो अपलोड कर सकूं। तो ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।